अध्याय XVII किनकेड के डेक पर। जब मुगाम्बी अपने झुंड के साथ जंगल में वापस लौटा तो उसके सामने एक निश्चित उद्देश्य था। वो उद्देश्य था एक ऐसी खोह प्राप्त करना जिसके द्वारा वह टार्जन के जानवरों को किनकेड की ओर ले जा सके। और उसे वह वस्तु मिलने में देर नहीं लगी जिसकी उसे तलाश थी। शाम के समय उसे उगाम्बी की एक छोटी सहायक नदी के किनारे एक डोंगी बंधी हुई मिली, जहां उसे यकीन था कि उसे एक डोंगी मिल जाएगी। बिना समय गंवाए उसने अपने घिनौने साथियों को नाव में ठूंस दिया और नदी में धकेल दिया। उन्होंने इतनी जल्दी डोंगी पर कब्जा कर लिया कि योद्धा को पता ही नहीं चला कि डोंगी पर पहले से ही कब्जा हो चुका है। रात के अंधेरे में नीचे सो रहा वह व्यक्ति उसकी नज़र से पूरी तरह से बच गया था। लेकिन जैसे ही वे नाव पर चढ़े, उनके ठीक सामने डगआउट में खड़े एक बंदर की भयंकर दहाड़ ने उनका ध्यान एक कांपते और डरे हुए व्यक्ति की ओर खींचा जो उनके और उस विशाल मानव के बीच कांप रहा था। मुगाम्बी को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि यह एक स्थानीय महिला थी। बड़ी मुश्किल से उसने बंदर को उसके गले से दूर रखा और कुछ समय बाद उसके डर को शांत करने में सफल रहा। ऐसा लग रहा था कि वह एक बूढ़े आदमी से शादी से भाग रही थी जिससे वह घृणा करती थी और उसने नदी के किनारे मिली एक डोंगी में रात बिताने के लिए शरण ली थी। मुगाम्बी उसकी उपस्थिति नहीं चाहता था, लेकिन वह वहां थी और उसे किनारे पर वापस लाकर समय बर्बाद करने के बजाय काले राजा ने उसे डोंगी पर ही रहने की अनुमति दे दी। उसके अजीबोगरीब साथी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नाव को नीचे की ओर उगाम्बी और किनकेड की ओर ले गए और अंधेरे में आगे बढ़ गए। मुगाम्बी को स्टीमर की छायादार आकृति को पहचानना मुश्किल था, लेकिन चूंकि वह खुद और समुद्र के बीच था, इसलिए यह नदी के दोनों किनारों पर मौजूद किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह उससे दूर जा रहा था और अंततः उसे यकीन हो गया कि जहाज नीचे की ओर बह रहा था। जैसे ही वह अपने साथियों को स्टीमर से आगे निकलने के लिए फिर से प्रयास करने के लिए कहने वाला था, अचानक एक और डोंगी की रूपरेखा उसके अपने जहाज के अग्रभाग से 3 गज की दूरी पर दिखाई दी। उसी समय अजनबी के रहने वालों को मुगाम्बी के दल की निकटता का पता चला, लेकिन वे पहले तो भयभीत चालक दल की प्रकृति को नहीं पहचान पाए। आने वाली नाव के अगले हिस्से में बैठे एक व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी, ठीक उसी समय जब दोनों डगआउट एक दूसरे से टकराने वाले थे। जवाब में एक चीते की भयानक दहाड़ सुनाई दी और उस व्यक्ति ने स्वयं को शीता की ज्वलंत आंखों में देखते हुए पाया, जो नाव के अगले हिस्से पर अपने अगले पंजे टिकाकर दूसरे जहाज के यात्रियों पर छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा था। तुरंत ही रोकोव को एहसास हुआ कि उसके और उसके साथियों के सामने खतरा मंडरा रहा है। उसने तुरंत दूसरी डोंगी में बैठे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया, और यह वही गोलाबारी थी और मुगाम्बी के साथ डोंगी में बैठी घबराई हुई देशी महिला की चीख थी जिसे टार्जन और जेन दोनों ने सुना था। इससे पहले कि मुगाम्बी की डोंगी में धीमे और कम कुशल खिलाड़ी अपनी बढ़त का फायदा उठा पाते और दुश्मन पर सवार हो पाते, दुश्मन तेजी से नीचे की ओर मुड़ गए और अपनी जान बचाने के लिए किनकेड की दिशा में भागने लगे, जो अब उन्हें दिखाई दे रहा था। बाहर से टकराने के बाद जहाज फिर से धीमी गति से बहने वाली भंवर में चला गया, जो उगाम्बी के दक्षिणी तट के करीब ऊपर की ओर लौटता है, लेकिन फिर एक बार फिर चक्कर लगाता है और 100 गज या उससे भी आगे नीचे की ओर बहने वाली धारा में शामिल हो जाता है। इस प्रकार किनकेड जेन क्लेटन को सीधे उसके दुश्मनों के हाथों में लौटा रहा था। ऐसा हुआ कि जब टार्जन नदी में कूदा तो उसे जहाज दिखाई नहीं दिया, और जब वह रात में तैरकर बाहर निकला तो उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक जहाज उसके इतने करीब आ गया है। उसे उन 2 डोंगियों से आने वाली आवाज़ों से मार्गदर्शन मिला जो उसे सुनाई दे रही थीं। तैरते समय उसे उस अंतिम अवसर की स्पष्ट स्मृतियां याद आने लगी जब वह उगाम्बी के जल में तैरा था और उसके साथ ही उस विशालकाय व्यक्ति के शरीर में अचानक एक सिहरन सी उत्पन्न हुई। लेकिन यद्यपि उसने 2 बार महसूस किया कि उसके नीचे की गहरी कीचड़ से कुछ उसके पैरों को छू रहा है, फिर भी उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सका, और अचानक वह मगरमच्छों के बारे में भूल गया, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने अचानक एक अंधकार में द्रव्यमान उभर आया, जहां उसे अभी भी खुली नदी मिलने की उम्मीद थी। वह इतना निकट था कि कुछ ही प्रहारों से वह उस वस्तु के पास पहुंच गया,
और जब उसे आश्चर्य हुआ तो उसका बढ़ा हुआ हाथ एक जहाज के किनारे से टकराया। जैसे ही फुर्तीला वानर मानव जहाज की रेलिंग पर चढ़ा, उसके संवेदनशील कानों में देख के दूसरी ओर संघर्ष की आवाज आई। वह बिना आवाज किए बीच की जगह को तेजी से पार कर गया। चांद उग चुका था और हालांकि आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन रात में पहले की तुलना में कम अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए उसकी पैनी आंखों ने दो आदमियों को एक औरत से जूझते हुए देखा। वह नहीं जानता था कि यह वही महिला थी जो एंडरसन के साथ अंदर तक गई थी, यद्यपि उसे इसकी आशंका थी, क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि यह किनकेड का डेक था जिस पर संयोगवश वह पहुंचा था। लेकिन उसने बेकार की अटकलों में समय बर्बाद नहीं किया। वहां एक महिला को दो बदमाशों से नुकसान पहुंचने का खतरा था, जो कि बंदर आदमी के लिए बिना किसी और जांच के अपने विशालकाय हथियार को संघर्ष में शामिल करने के लिए पर्याप्त बहाना था। नाविकों में से किसी को भी सबसे पहले यह एहसास हुआ कि जहाज पर कोई नई शक्ति काम कर रही है, जब उनके कंधे पर एक शक्तिशाली हाथ पड़ा। मानो वे किसी फ्लाई व्हील की पकड़ में हों, वे अचानक अपने शिकार से दूर हो गए। इसका क्या मतलब है? उनके कानों में एक धीमी आवाज ने पूछा। हालांकि उन्हें जवाब देने का कोई समय नहीं दिया गया, क्योंकि उस आवाज को सुनते ही युवती अपने पैरों पर खड़ी हो गई और खुशी से चिल्लाते हुए हमलावर की ओर कूद पड़ी। टार्जन! वह चिल्लाए। वानर पुरुष ने दोनों नाविकों को डेक पर फेंक दिया, जहां वे स्तब्ध और भयभीत होकर विपरीत दिशा में बने नाव के डिब्बों में लुढ़क गए और अविश्वास से भरे विस्मय के साथ लड़की को अपनी बाहों में ले लिया। हालांकि उनका अभिवादन संक्षिप्त था। वे अभी एक दूसरे को पहचान ही पाए थे कि ऊपर के बादल छंट गए और उन्हें आधा दर्जन आदमी किनकेड के किनारे से स्टीमर के डेक पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। उनमें सबसे आगे रूसी था। जैसे ही भूमध्यरेखीय चंद्रमा की चमकदार किरणें डेक पर चमकने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी लॉर्ड ग्रास्टोक है, उसने अपने अनुयायियों को उन दोनों पर गोली चलाने के लिए उन्मादपूर्ण आदेश दिया। टार्जन ने जेन को उस केबिन के पीछे धकेल दिया जिसके पास वे खड़े थे, और तेजी से रॉकऑफ की ओर चल पड़ा। रूसी के पीछे खड़े लोगों में से कम दो ने अपनी राइफलें उठाईं और हमलावर बंदर आदमी पर गोली चला दी, लेकिन उनके पीछे वाले लोग अन्यथा व्यस्त थे क्योंकि उनके पीछे बंदर सीढ़ी पर एक भयानक भीड़ उमड़ रही थी। सबसे पहले 5 गुर्राते हुए वानर आए, विशालकाय, मनुष्य जैसे जानवर, जिनके नुकीले दांत और लार टपकाते जबड़े थे, और उनके बाद एक विशालकाय काला योद्धा आया, जिसका लंबा भाला चांदनी में चमक रहा था। उसके पीछे फिर से एक और प्राणी दौड़ा, और उस भयानक भीड़ में से वह था जिससे वे सबसे अधिक भयभीत थे, शीता, तेंदुआ, जिसके जबड़े खुले हुए थे और उसकी घृणा और रक्त पिपासा की प्रबलता में उसकी ज्वलंत आंखें उन पर भड़क रही थीं। टार्जन पर चलाई गई गोलियां उससे चूक गईं, और वो एक क्षण में ही रोकोफ पर हमला कर देता, यदि वह महान काया अपने 2 गुर्गों के बीच से पीछे की ओर न भागा होता और उन्मादी भय से चीखता हुआ जहाज की अगली डगा की ओर न भागा होता। फिलहाल टार्जन का ध्यान उसके सामने खड़े 2 आदमियों की वजह से बंटा हुआ था, इसलिए वह उस समय रूसी का पीछा नहीं कर सकता था। उसके आसपास बंदर और मुगाम्बी रूसी दल के संतुलन के लिए संघर्ष कर रहे थे। जानवरों की भयानक क्रूरता के कारण लोग जल्द ही सभी दिशाओं में भागने लगे, जो लोग भागने के लिए अभी भी जीवित थे, क्योंकि अकुत के वानरों के विशाल विषदंतों और शीता के फाड़ने वाले पंजों ने पहले ही एक से अधिक शिकार ढूंढ लिए थे। हालांकि 4 लोग बच निकले और जहाज के अगले हिस्से में जाकर छिप गए, जहां उन्हें आगे के हमले से बचने की उम्मीद थी। यहाँ उन्हें रोकोफ मिला और वे इस बात से क्रोधित थे कि उन्होंने संकट के समय में उनका साथ छोड़ दिया, और इस बात से भी कि वह उनके साथ हमेशा क्रूर व्यवहार करता था। वे इस बात पर खुश हुए कि अब उन्हें अपने नफरत भरे नियोक्ता से बदला लेने का मौका मिल गया है। इसलिए उसकी प्रार्थनाओं और विनती के बावजूद उन्होंने उसे सशरीर डेक पर फेंक दिया और उसे उन भयानक चीजों की दया पर छोड़ दिया जिनसे वे स्वयं बचकर आए थे। टार्जन ने उस आदमी को जहाज की छत से बाहर निकलते देखा। उसने अपने दुश्मन को देखा और पहचान लिया, लेकिन किसी और ने भी उसे तुरंत ही देख लिया। वह शीता था, और मुस्कुराते हुए जबड़े के साथ वह शक्तिशाली जानवर आतंकित आदमी की ओर चुपचाप खिसक गया। जब रोकोफ ने देखा कि वह क्या है जो उसका पीछा कर रहा है,
तो मदद के लिए उसकी चीखें हवा में गूंजने लगी। कांपते घुटनों के साथ वो उस भयानक मौत के सामने खड़ा था जो उस पर रेंग रही थी। टार्ज़न ने रूसी की ओर एक कदम बढ़ाया, उसका दिमाग बदले की आग से जल रहा था। आखिरकार उसने अपने बेटे के हत्यारे को अपनी दया पर पाया। बदला लेने का अधिकार उसका था। एक बार जेन ने उसका हाथ रोक दिया था, उस समय जब वह कानून को अपने हाथ में लेना चाहता था और रोकोव को वह मौत देना चाहता था जिसके वह इतने समय से हकदार था, लेकिन इस बार कोई भी उसे रोक नहीं सका। जैसे ही वह कांपते हुए रस के पास पहुंचा, उसकी उंगलियां हिट गईं और खुल गईं। वह जानवर जैसा और शिकार के समान अशुभ लग रहा था। शीघ्र ही उसने देखा कि शीता उसे रोकने ही वाली थी तथा उसकी महान घृणा के फल को उससे छीनने वाली थी। उसने तेंदुए को जोर से पुकारा और उसके शब्दों ने मानो रूसी पर लगे भयानक जादू को तोड़ दिया हो, उसे अचानक हरकत में ला दिया। चीखते हुए वह मुड़ा और पुल की ओर भाग गया। उसके पीछे शीता तेंदुआ भी झपट पड़ा। उसे अपने मालिक की चेतावनी भरी आवाज की परवाह नहीं थी। टार्ज़न उन दोनों के पीछे कूदने ही वाला था कि उसे अपने हाथ पर हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। पलटकर उसने देखा कि जेन उसकी कोहनी पर खड़ी थी। मुझे मत छोड़ो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे डर लग रहा है। टार्ज़न ने पीछे मुड़कर देखा। चारों ओर अकूत के भयानक वानर थे। कुछ तो नुकीले दांत और खतरनाक गले से चेतावनी देते हुए युवती की ओर बढ़ रहे थे। वानर पुरुष ने उन्हें चेतावनी दी। वो एक पल के लिए भूल गया था कि ये जानवर थे जो उसके दोस्तों और दुश्मनों में अंतर नहीं कर सकते थे। नाविकों के साथ हाल ही में हुई लड़ाई के कारण उनका बर्बर स्वभाव जागृत हो गया था और अब झुंड के बाहर का हर प्राणी उनके लिए मांस था। टार्ज़न फिर से रूसी की ओर मुड़ा, इस बात से दुखी कि उसे व्यक्तिगत बदला लेने का सुख छोड़ना पड़ेगा जब तक कि वह आदमी शीता से बच न जाए। लेकिन जब उसने देखा तो उसे लगा कि ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं है। वह आदमी पुल के अंत में पीछे हट गया था, जहां वह अब कांपता हुआ और आंखें फाड़े खड़ा था, उस जानवर का सामना कर रहा था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तेंदुआ पेट के बल रेंगता हुआ तख्ते पर आया और अजीबोगरीब बातें करने लगा। रोकोव ऐसे खड़ा था मानो डर गया हो, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, उसका मुंह खुला हुआ था और उसके माथे पर डर का ठंडा पसीना था। नीचे डेक पर उसने बड़े बड़े मानवों को देखा था, इसलिए उस दिशा में भागने की हिम्मत नहीं हुई थी। वास्तव में अब भी उनमें से एक जंगली जानवर पुल की रेलिंग को पकड़कर रूसी की तरफ खींचने के लिए छलांग लगा रहा था। उसके सामने तेंदुआ खड़ा था, चुपचाप और झुका हुआ। रोकोव हिल नहीं पा रहा था। उसके घुटने कांप रहे थे। उसकी आवाज अस्पष्ट चीखों में टूट गई। आखिरी तीखी चीख के साथ वह घुटनों के बल बैठ गया और फिर शीता उछल पड़ी। उस गहरे भूरे रंग के शरीर ने उस आदमी की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे रूसी आदमी पीठ के बल गिर गया। जब बड़े नुकीले दांतों ने गले और छाती को चीर दिया, तो जेन क्लेटन डरकर पीछे हट गई, लेकिन वानरों के टार्ज़न ने ऐसा नहीं किया। संतुष्टि की एक ठंडी मुस्कान उसके होठों को छू गई। उसके माथे पर लाल रंग का निशान जो जल गया था, उसकी सांवली त्वचा के सामान्य रंग में फीका पड़ गया और गायब हो गया। रोकोव ने उस भयावह, विनाशकारी भाग्य के खिलाफ उग्रता से लड़ाई लड़ी, जो उसके पीछे पड़ गया था। अपने अनगिनत अपराधों के लिए उसे उस भयानक मौत के संक्षिप्त क्षण में दंडित किया गया, जिसने उसे अंतिम समय में मार डाला। जब टार्ज़न ने संघर्ष करना बंद कर दिया, तो जेन के सुझाव पर वह तेंदुए से शरीर छीनने और उसके बचे हुए हिस्से को सभ्य मानवीय अंतिम संस्कार देने के लिए उसके पास गया, लेकिन वह बड़ी बिल्ली अपने शिकार के ऊपर से गुर्राती हुई उठी और अपने क्रूर तरीके से अपने प्रिय मालिक को भी धमकाया, जिससे जंगल में अपने मित्र को मारने के बजाय टार्ज़न को अपने इरादे त्यागने पर मजबूर होना पड़ा। उस पूरी रात शीता, तेंदुआ उस भयानक चीज पर दुबका रहा जो निकोलस रोकोव था। किनकेड का पुल खून से फिसलन भरा था। चमकदार उष्णकटिबंधीय चांद के नीचे विशाल जानवर तब तक दावत उड़ाता रहा, जब तक कि अगली सुबह सूरज उगने पर टार्ज़न के महान दुश्मन की केवल कुतर दी गई और टूटी हुई हड्डियां ही बची रहीं। रूसी दल में से पॉलविच को छोड़कर सभी का पता लगा लिया गया। 4 लोग किनकेड के जहाज के अगले हिस्से में कैदी थे, बाकी सभी मर चुके थे।
इन लोगों के साथ टार्ज़न जहाज पर चढ़ गया और अपने साथी की जानकारी के साथ, जो कि बचे हुए लोगों में से एक था, उसने जंगल द्वीप की खोज में जाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, पश्चिम से एक तेज आंधी आई जिसने समुद्र को इतना ऊपर उठा दिया कि किनकेड के साथी ने हिम्मत नहीं की। उस पूरे दिन जहाज नदी के मुहाने की आड़ में रहा। हालांकि रात में हवा कम हो गई थी, लेकिन समुद्र में घुमावदार चैनल से नौकायन करने का प्रयास करने से पहले दिन के उजाले का इंतजार करना सुरक्षित समझा गया। दिन में जहाज के डेक पर यह समूह बिना किसी रोक टोक के घूमता रहता था, क्योंकि टार्ज़न और मुगाम्बी के माध्यम से उन्हें जल्दी ही पता चल गया था कि उन्हें किनकेड पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन रात में उन्हें नीचे ही सीमित कर दिया जाता था। टार्ज़न की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे अपनी पत्नी से पता चला कि मगनवाज़म गांव में मरने वाला छोटा बच्चा उनका बेटा नहीं था। वह बच्चा कौन था या उनका अपना क्या हुआ, वे कल्पना नहीं कर सकते थे, और चूंकि रोकोफ और पॉलविच दोनों ही चले गए थे, इसलिए पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि इस बात से उन्हें राहत मिली कि वे अभी भी उम्मीद कर सकते हैं। जब तक बच्चे की मौत का सकारात्मक सबूत उनके पास नहीं पहुंच गया, तब तक उन्हें हमेशा ये बात उत्साहित करती रही। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उनके छोटे जैक को किनकेड पर नहीं लाया गया था। अगर ऐसा होता तो एंडरसन को इस बारे में पता होता, लेकिन उसने जेन को बार बार भरोसा दिलाया था कि जिस छोटे बच्चे को वह उस रात उसके केबिन में लाया था, जब उसने उसे भागने में मदद की थी, वो एकमात्र बच्चा था जो किनकेड पर तब से था जब से वो डोवा में थी।